नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। और अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रेमियों की। पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पिछले 2 वर्षों से बहुत अधिक आगे बढ़ रही है, गूंज रही है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक कहलाने में जो लोग अपने आप को शर्म से सरबोर कर लेते थे, अपने क्लिनिक के शटर गिरा देते थे अधिकारियों के आने पे, आज वो बड़े शान से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक कहलाने के हकदार बने हैं। और वो शायद मेरे 17 अप्रैल 2020 के क्लास लेने के बाद बहुत कुछ संभव भी हुआ है। आप सब लगातार अपने फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल से अपने रोगियों से साक्षात्कार कराते हैं, मुझसे परामर्श लेते हैं और रोगियों की सेवा करते हैं, यानी समाज की सेवा करते हैं। मैं प्रयागराज की धरती पर, पवित्र संगम तट पर अपने इस पुस्तक के विमोचन के लिए गया था और पूर्व वाइस चांसलर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। और विमोचन होने के बाद फिर इसके गहन तथ्यों पर चर्चा की जा सके कि इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं और क्या हमने लिखा है। इसीलिए मैंने आपसे वादा किया था कि इस पुस्तक के अंदर के पार्ट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर साथियों को पुस्तकें जा चुकी हैं। सबसे पहले तो आप सबको बधाई दूंगा कि आप सब ने इस पुस्तक का बहुत ज़ोर से स्वागत किया है। हमारी पहली भी पुस्तक आप सब ने अपने सिर आँखों पे सराहा और इस पुस्तक को भी सराहा। हमारे तमाम साथियों ने इसकी अच्छाइयों के बारे में भी चर्चा किया। प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी जो वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी थे, जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया, उन्होंने इस पुस्तक की सराहना में कहा कि चिकित्सा किसी भी चिकित्सा विधि की हो, लेकिन जब चिकित्सा विधि को अपनाने वाले, प्रयोग करने वाले उसको शास्त्र में उतार देते हैं तो स्वाभाविक है कि वो चिकित्सा प्रणाली प्रगति पर जाएगी। तो इस तरह की पॉजिटिव थिंक लाइए, पॉजिटिव सोच लाइए, जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो। अब यहीं पे एक बात और क्लियर कर दूं, चूंकि आज मैं इस पुस्तक के बारे में पहली बार खुल करके बोल रहा हूं। इस पुस्तक हमारे कई साथियों ने लिखा कि सर कुछ रोग और बढ़ जाते तो बड़ा अच्छा होता। कई लोगों ने लिखा कि आपने इन रोगों की चर्चा नहीं की, आपने ये रोग छोड़ दिया, आपने वो रोग छोड़ दिया। दरअसल मैंने इस पुस्तक का जो नाम है वो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस। माय एक्सपीरियंस का मतलब मेरे अपने अनुभव। मैंने पिछले 37 वर्षों में जिन रोगों से अपने आप को लड़ाया है या जिन रोगों से मेरा पाला पड़ा है, मैंने उन रोगों पर चर्चा की कि मैंने इन रोगों पर ये औषधियाँ दी थी और मुझको इस पर लाभ हुआ, तो मैंने इसको किताब में वर्णित किया। अब आप ये कहें कि एक किसी एलोपैथिक राइटर की बुक को मैं बगल में रख लूँ या किसी आयुर्वेद के वेदाचार की किताब बगल में रख लूँ और उसकी नकल करके रोग की संख्या बढ़ाता चला जाऊँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं ऊट पटांग जो मेरे मन में आए वो मैं लिखता चला जाऊँ और किताब को मैं एक ग्रंथ के रूप में मोटी किताब आपको सौंप दूँ और फिर आपसे कहूँ कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक किताब आ गई। दरअसल अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक प्रायोगिक दौर में चल रही है। अभी इस पे रिसर्च हो रहे हैं, खोज हो रही है और रिसर्च आगे होने की आवश्यकता भी है। इसमें जितने भी रोग दिए गए हैं ये रिसर्च के आधार पे साबित हो रहे हैं और या ये चूँकि हमारे देश के विभिन्न चिकित्सकों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं और ये फार्मूले प्रयोग किए जा रहे हैं, उन पर परिणाम मिल रहे हैं। इस नाते रिसर्च के बाद हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर इसको 50, हमारे किसी रोग के फार्मूले को अगर 50 चिकित्सकों ने अपना करके उसमें से 50 में से उन्होंने अगर 30 रोगी अपने ठीक कर लिए हैं तो इस पुस्तक का लक्ष्य पूरा हुआ और मेरे 37 वर्ष का अनुभव ही पूरा माना जाएगा। हम किसी चिकित्सा पद्धति की नकल करके पुस्तक को मोटी करके और कोई भी दवा लिख दें और हमने उस पर कोई प्रयोग ना किया हो, हमारे सामने उस तरह का रोगी कभी ना आया हो, या अनिल श्रीवास्तव को आप क्या चाहते हैं कि अनिल श्रीवास्तव A to Z सबके एक्सपर्ट बन करके लोगों की गालियां भी सुनते रहें? कल को अगर उन फार्मूलों से कोई रोगी ठीक ना हो तो अगला
कोई व्यक्ति यही कहेगा कि ये बहुत हाँकते थे, आता जाता इनको कुछ नहीं था, पेशेंट टेक नहीं देते, तो किताब इन्होंने इतनी मोटी लिख दिया। मैं ये कहलाने का आदी नहीं हूँ। मेरे विचार में, मेरे स्वभाव में, मेरे बातचीत के तौर तरीके में, मेरे अनुशासन में पिछले 2.5 वर्षों से आप मेरे साथ हैं। आप मेरे क्रियाकलापों के बारे में अब तक जान चुके होंगे। मैं वही करता हूँ जो मेरी आत्मा कहती है। मैंने इस पुस्तक में उन्हीं रोगों की चर्चा की है जो हमने अपनी टीम यानी डॉक्टर रमाशंकर जी के जिंदा रहने से और आज तक पिछले 37 वर्ष के अनुभव में हम लोगों ने जिन रोगों पर काम किया है, हमने उन रोगों के बारे में आपको दवाइयाँ बता दिया, उनके डोज बता दिए। अब आइए डोज की चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमने जो फार्मूले लिखे हैं वो 30 ml के फार्मूले लिखे हैं, यानी आप हमारे 450 ml की बोतल से उतने ड्रॉप निकाल करके 30 ml में पहले डाल दीजिए और फिर बचे हुए भाग में आप डिस्टिल वाटर मिला करके रोगी को दे दीजिए। ये रोगी की डोज नहीं है, ये डिस्टिल वाटर के 30 ml में मिलाने की डोज है। इसमें जितनी भी डोज है, मान लीजिए मैं एक खोल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है, ये एसिडिटी का एक चैप्टर है और एसिडिटी के फार्मूला नंबर 1 पे लिखा हुआ है L2 + Ver1 + WE 30-30 बूंद 4 बार। अब 30-30 बूंद 4 बार, ये जो 30-30 बूंद लिखा हुआ है, ये हमने 30 ml का फार्मूला दिया है कि 30 ml में आप 30-30 ड्रॉप डाल दें, तीनों दवाओं के अलग अलग, यानी 90 बूंद आपको डालना है। और जो आगे 4 बार लिखा है, रोगी को ये दवा 4 बार देनी है, लेकिन अब रोगी को कितनी यूज करना है, सवाल ये फंसता है और ये किताब में लिखा नहीं जा सकता। हमने आपको बनाने का तरीका, रोगी को आपके डॉक्टर होने के नाते आपके देने का डोज मैंने बता दिया, ये मैंने आपको देने का डोज बता दिया। अब आप रोगी को देने का डोज स्वयं तय करेंगे, क्योंकि रोगी आपके सामने है। रोगी 2 साल का बच्चा है कि 15 साल का बच्चा है कि 50 साल का की महिला है, बहुत मोटी है, उसका वजन 80 किलो है कि 1.5 कुंटल है या 20 किलो है, तो रोगी के उसके शारीरिक अनुपात में ये तो मैंने आपकी दवा बनवा दिया कि 30-30 ड्रॉप आपको 30 ml में डाल देना है। अब रोगी उससे क्या लेगा? रोगी को देने की जो न्यूनतम डोज है वो 2 ड्रॉप से लेकर के 50 से 60 ड्रॉप आप दे सकते हैं। 2 ड्रॉप का मतलब अगर बच्चा है, 5 ड्रॉप का मतलब अगर बच्चा 5 साल तक का है, 20 ड्रॉप आप दे सकते हैं 20 साल 25 साल तक के व्यक्ति को, 30 ड्रॉप आप दे सकते हैं जिसका हैवी पर्सनालिटी हो, बॉडी ज़्यादा फैटी बॉडी हो, 50 ड्रॉप आप वहाँ दे सकते हैं कि रोग बहुत गंभीर हो और आपके सामने त्वरित हो, रोगी बेचैन हो, बेहाल हो, वहाँ आप 50 डोज भी उससे कह सकते हैं कि हरा। या आप ये भी कर सकते हैं कि रोगी की फ्रिक्वेंट बढ़ा दीजिए। जैसे रोगी को आपने दवा दिया और दवा देने के बाद उससे कहे कि इसको हर आधे घंटे पे 4 बार 5 बार ले लीजिए। ऐसा मैं खूब करता हूँ कि अगर रोगी आया तो मैंने कहा ठीक है, ये दवा मैं दे रहा हूँ, इसको ले जाइए, 20-20 ड्रॉप 1 कप पानी में लीजिए और हर आधे घंटे बाद इसको रिपीट करते रहिए, लगभग 6 बार। और 6 बार के बाद फिर हम उसको सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 बार या 6 बार कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी ड्रॉप लिखे हुए हैं ये आपके 30 ml के फार्मूले हैं और एक सामान्य फार्मूले हैं। हमसे एक साथी ने और सवाल किया, क्योंकि आज मैं इस पर पहली बार आपसे खुल के बोल रहा हूँ, कोई विषय नहीं ले रहा हूँ, केवल अपने पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने आपसे एक रोग पर चर्चा किया था तो आपने हमको ये दवाएं बताई थी और आपकी पुस्तक में उस रोग के लिए दवाएं ये लिखी हुई हैं, तो दोनों में ये अंतर क्यों? यानी अगर किसी रोग में, मान लीजिए एसिडिटी पर आपने हमसे सवाल किया और हमने कोई फार्मूला आपको नोट करा दिया और आपका रोगी ठीक हो गया, और आज आपकी किताब मेरे पास, मेरी किताब आपके घर में पहुंची और आपने देखा एसिडिटी का फार्मूला तो इसमें दूसरा लिखा हुआ और डॉक्टर साहब ने हमको दूसरा फार्मूला बताया था, हो सकता है उसमें एक आध दवाएं घटी बढ़ी रही हो, तो उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों है। अब उसका जवाब आप सुन लें। मैं आज आपके मन की सारी शंकाओं को मिटाना चाहता हूं ताकि आप इस पुस्तक की जो अच्छाइयां हैं उसको जान सकें। आज मैं इसकी कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं जो आपको सवाल करते हैं। जब आप किसी रोगी की हमसे बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि रोगी मेरे बगल बैठा हुआ और मैं कहता हूं रोगी से मेरी बात करा दीजिए, तो अपने आपके दिमाग में तो केवल एसिडिटी आ रही है और मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि जब मैं रोगी से बात करता हूं तो एसिडिटी तो उसकी ठीक है, उसने शिकायत कर दिया साहब हमें बड़ी खट्टी डकारें आती हैं, लगता है एसिड बन रहा है। लेकिन जब उसके साथ साथ रोगी कुछ और कंप्लेंट करना शुरू करता है या हम उससे कुछ और सवाल जवाब करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि एसिडिटी तो दूर हमको करनी है, साथ में इसके ये अन्य ऑर्गन भी कुछ हमको डिसबैलेंस लग रहे हैं, इसकी बातचीत से या इसके शिकायत से या इसकी रिपोर्ट से हमको लग रहा है, तो हम उसी फार्मूले में कुछ और घटा बढ़ा देते हैं और आपका रोगी ठीक हो जाता है।
यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एसिडिटी की बात की है इस बुक में, लेकिन एसिडिटी केवल एसिडिटी की बात की। अब अगर एसिडिटी है और रोगी ये कहता है साहब मेरा पेट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, या रात में मुझे नींद नहीं आती है, या रात में मैं उठ करके बैठ जाता हूँ, फिर मैंने रोगी से अगर पूछ लिया कि आप पानी कितना पीते हैं, तो उसने कहा साहब 5 लीटर। तो पेशाब आपकी कितनी होती, तो उसने बता दिया साहब पेशाब तो बहुत कम होती है, 1.5 लीटर 2 लीटर। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगता है, और दिमाग में चलता क्या है, एनालिसिस करता हूँ कि रोगी की कंप्लीट शिकायत में एनालिसिस करने के बाद इसके कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैंने इस बात की चर्चा की थी कि हमारे L2, L3 और CNS में L1 और A3 तीनों में कॉमन है। L2 में हमारा S1 है और L3 में हमारा S2 है, और इसके बाद CNS में हमारा S5, C5, F1 और VEN1, यानी 4 और 2 6 दवाएं हमारे 3 सिस्टम को कवर कर रही हैं। हमने 4 दवाएं CNS में और 2 दवाएं हमने L2 और उसमें ले लिया। अब बचा आपका S1 और S2। तो 4, 2, 6 और 2 8 दवाएं हमारी हो गई। 8 दवा से हमने पूरे सिस्टम को कवर किया। अब CNS रनर और एक्यूट में हमने S1 का और P1 का प्रयोग किया। तो चूंकि जब हम CNS एक्यूट लेंगे तो CNS एक्यूट में अगर हमको L2 देना है तो L2 में भी S1 मिला हुआ और एक्यूट में भी S1 मिला हुआ है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको CNS प्लस L2 देना है तो CNS के साथ आपको प्लस L2 ही देना है। आप ये नहीं करेंगे कि S1 काट दें, इसलिए कि जो L2 है वो न कि L1, A3, S1 है, बल्कि वो L2 एक कंपाउंड मेडिसिन बन चुकी है। उसका डोज, उसका जो फार्मूला है वो L2 के रूप में यूज किया जाएगा। S1 वहाँ भी है और फिर आप CNS एक्यूट में भी S1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो CNS के रूप में ट्रीट किया जाएगा और वो L2 के रूप में ट्रीट किया जाएगा, और दोनों मिलाकर के सिर्फ 2 दवाइयाँ मानी जाएंगी, क्योंकि दोनों का जो लेवल है या जो दोनों का अनुपात है दवाओं के मिलाने का, वो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर फिट हो जाएगा। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी दवा का प्रयोग करते हैं तो आप उस दवा के बारे में ये भी आप सोच सकते हैं कि इनमें किन किन दवाओं का कितना समावेश किया गया है। अब दवाएं आप मिलाएं कैसे, तो मैंने आपसे कहा है कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया करिए, इक्वल अनुपात में, समान अनुपात में बनाइए। ऐसा नहीं कि आपको L2 बनाना है तो आपने S1 डाल दिया 5 बूंद और L3 डाल दिया आपने 2 बूंद और आपने A3 डाल दिया 10 बूंद, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब L2 बना रहे हैं तो L2 में तीनों दवाओं का फार्मूला 5-5 ड्रॉप, 2-2 ड्रॉप, 3-3 ड्रॉप, जिस हिसाब से आपका फार्मूला जहां आप बना रहे हैं। हमारे तमाम साथी कहते हैं सर अगर मैं 100 ml में बना के रोगी को देना चाहूँ तो मेरी इस पुस्तक में 30 ml का फार्मूला है। अगर आप 100 ml में देना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, उसको 3 गुना ड्रॉप बढ़ा दीजिए, फिर रोगी को भी पीने का तरीका बता दीजिए। हमारे कई साथी इस बात की भी बात करते हैं कि दवाओं की गुणवत्ता को कैसे पहचाना जाए। तो दवाओं की गुणवत्ता को पहचानने का तरीका तो आपकी एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस, जो जो आपको अनुभव होता जाएगा, दवाओं का आदान प्रदान, अदल बदल। मुझे याद आता है हमारी गुड़गांव की एक महिला चिकित्सक हैं लक्ष्मी कुमारी, उन्होंने कहा कि सर मैंने 10,000 की दवा खरीदी और 4,000 तक अभी मैं रोगी देख पाई हूँ और अभी मेरा 6,000 रुपया बैलेंस नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो फार्मूले पे दवा देती हूँ तो वो फार्मूले मैं सेट नहीं कर पाती। अब सवाल ये है कि पुस्तक भी उनके पास जा चुकी है। जैसा मैंने अभी कहा ना कि रोगी की कंप्लेंट के साथ केवल पुस्तक के फार्मूले ही नहीं माने जाएंगे, बल्कि उसके साथ एसेसरी ऑर्गन के कुछ 1-2 दवाएं आपको जोड़नी पड़ेगी। अब आप ये घबरा जाते हैं कि हम उसका एसेसरी ऑर्गन चेक कैसे करें। अब यहीं पर एसेसरी ऑर्गन को चेक करने का मतलब कि आपको जूलॉजी की जानकारी, शरीर के विज्ञान की शरीर क्रिया विज्ञान की जानकारी और शरीर के अंगों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। रोगी की कंप्लेंट से उसके किस शरीर क्रिया विज्ञान के किस ऑर्गन की तरफ उसका इशारा है, वो ऑर्गन तो आपको अपने ज्ञान से टच करना ही होगा, वहां तक आपको शोध करके जाना ही होगा। मान लीजिए कि रोगी कहता है सर हमको भूख नहीं लग रही है और मेरा पेट साफ हो रहा है, तो जब आप ऑर्गन पर पहुंचेंगे, सपोज कीजिए कि रोगी ने कहा कि मुझे भूख तो बहुत लगती है लेकिन मेरा पेट साफ नहीं होता। अब भूख लगती है और पेट साफ नहीं होता, इसमें कितने ऑर्गन हम टच करें, कौन कौन से ऑर्गन की प्रमुखता दें। अब भूख लगती है यानी भूख लगने वाला पूरा सिस्टम हमारा माउथ कैविटी के सैलिवरी ग्लैंड्स, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा ओइसोफेगस और हमारा ब्रेन, जहाँ से भूख लगने की अनुभूति होती है, ये सारे के सारे सिस्टम हमारे ठीक हैं। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा गड़बड़ चल रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, अर्थात
स्टमक के आगे बढ़िए, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और उसके साथ साथ एसेसरी ग्लैंड और जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के साथ हमारा पूरा रेक्टल पार्ट। अब वो पार्ट यानी स्टमक के आगे सब कुछ हमारा ब्लॉक चल रहा है। अब रोगी से आपको बात करके ये भी पता करना पड़ेगा कि इस कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है, क्या क्या उसकी दिनचर्या है, पानी कितना पीता है, क्या उसकी स्थिति है। उस आधार पे आप भूख उसको अच्छी लग रही है लेकिन इंटेस्टाइन के आगे के सारे पार्ट उसके गड़बड़ हैं, तो वहाँ पे आप उन अंगों का चुनाव कर लेंगे और उन अंगों की दवाओं को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके पेज नंबर पे तो नहीं, मेरे प्रकाशन पर जहाँ पे ये लिखा हुआ है अंगवार विभाजित औषधियों की कार्य विधि, यहाँ पे हमने लिखा है कि L1 कहाँ पे काम करती है, ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड पर। फिर A1 कहाँ कार्य करती है, आर्टरीज पर। A2 कहाँ काम करती है, वेन्स पर। उसी तरीके से लगभग हमने सारे सिस्टम को यहाँ पे टच किया है और 38 मेडिसिन को 38 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद ये चार्ट हमने दिया, ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपके नज़दीक है। इस चार्ट को भी अगर आप समझने का प्रयास करें कि हमने इसमें लिखा है कि 3 फार्मूले आपके बनते हैं, 1 + 2 + 3, 1 + 3 एंड 2 + 3। यानी आप L2, L3 और CNS एक साथ दे सकते हैं, L2 + CNS दे सकते हैं, L3 + CNS दे सकते हैं और कहीं कहीं पे आपको L2 और L3 भी दे सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको लगे कि CNS की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं व्यक्ति बहुत रोग के प्रति गंभीर नहीं, क्योंकि उसकी आम शिकायत है। अगर रोगी अपने रोग के प्रति गंभीर आपको नहीं नज़र आता है तो आप CNS ना भी दें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आमतौर से CNS देने की सलाह मैं देता हूँ। WE CNS के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है, एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसका उपयोग आपको करना चाहिए। अगर आप CNS का प्रयोग कहीं भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि CNS के साथ WE जरूर लगा दीजिए। ये इस पुस्तक की विशेषता है, तमाम बातों को मैंने लिखा है। और इस पुस्तक का एक और पार्ट है, पेज नंबर 153 पर मैंने लिखा है यूज इन माई एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने लिखा है, मैं एक केवल पढ़ के आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूं। A3C5 BEN1 S5GE 20-20 बूंद जननेंद्रियों पर अपना विशेष प्रभाव दर्शाती है। फिर हमने उसके नीचे नोट लिखा है, A3 + A1 या S5 को हम C5 में बदल सकते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन हमने इस रोग पर दिया है और इस कॉम्बिनेशन का फायदा हुआ है। आप इसके आधार पे इसको दे सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। यानी ये हमने एक यूज इन एक्सपीरियंस को हमने इसमें 34 बहुत महत्वपूर्ण क्रमों की चर्चा की है। ये क्रम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 15 विशेष औषधियों को उनके गुणों के आधार पर एक डिवाइडेशन किया है, जहाँ पे हमने लग्जेटिव किया है। लग्जेटिव में हमने लिखा है स्लास और S10 और S2, यानी ये हमारे शरीर से मल पदार्थों को बाहर निकालने के लिए सबसे अधिक कारगर औषधियाँ हैं। अब ये हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं होंगी, किसी को स्लास देना पड़ सकता है, किसी को S10 देना पड़ सकता है, किसी को L3 के साथ S10 देना पड़ सकता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको आएगा। केवल स्लास उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन में जी रहे हैं, और अगर हैवी पर्सनालिटी का व्यक्ति है, मोटा है, तगड़ा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो वहाँ पे उसके S10 और स्लास दोनों ही हमको रात में भोजन के साथ देना पड़ेगा। अगर उसकी हैबिचुअल बन गया है तो वहाँ पे हमको L3 भी देना पड़ेगा, यानी S2 भी उसके साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको 14 यानी मेमोरी का, एंटी हिमोइरेज का, एंटी इमेटिक का, एंटी डायरियल का, एंटी हेलमेंथिस का, ये हमने तमाम विशेष करके इस पर नाम दिया है। और इसके बाद फिर हमने लिखा है एक्शन ऑफ स्पेशल कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इस बुक का। हमने लिखा है कि L1 किन किन औषधियों के साथ मिश्रण में सबसे अधिक कारगर पाई गई है, किन कॉम्बिनेशन में। फिर हमने F1 का, F2 का, C1 का, C2 का इस तरीके कॉम्बिनेशन दिया है कि हमने इस यानी L1 को हम कहाँ कहाँ मिला सकते हैं, C1 को कहाँ कहाँ मिला सकते हैं, S5 को किसके किसके साथ दे सकते हैं। हमने ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ दिया जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो। और इसीलिए मैंने इसकी 38 औषधियों का पूरा कॉम्बिनेशन दे दिया है। ये भी पहली बार आपको किसी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बुक में किसी लेखक ने लिखा होगा। मैंने बहुत सी किताबों का अध्ययन किया, मुझे स्वयं ये कॉम्बिनेशन अपने अनुभव के आधार पर लिखने पड़े, बनाने पड़े, लेकिन मैंने इस तरह कॉम्बिनेशन स्वयं किसी किताबों में पाया नहीं, इसलिए मुझे ये चीज़ें आप तक लानी थी, इसलिए मैंने दिया।
यही सब चीज़ें ऐसी हैं जो इस किताब के वैल्यू को बढ़ा रही हैं। जैसे बी का हम प्रयोग किन किन औषधियों के साथ कर सकते हैं, जी का प्रयोग किन औषधियों के साथ कर सकते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिया। फिर इसके बाद हमने नॉर्मल बॉडी फ्लूइड कॉन्वेंट के बारे में और विभिन्न प्रकार के जांच के बारे में दिया। हमारे कुछ साथियों ने ये लिखा कि आपने पूरी लिस्ट बना दिया कि ये जांच करा लें, अगर आप ये लिखते कि इन रोगों में ये जांच करा लें तो ज़्यादा बेहतर होता। अब आप ये बताइए कि मैं कितने रोगों की जांच लिख देता कि इन रोगों में ये जांच कराइए। आपको जो आवश्यकता महसूस होती है, मैंने इसकी नॉर्मल वैल्यू यहाँ दी है कि अगर आपके पास रिपोर्ट आती तो आप इस नॉर्मल वैल्यू से उसको चेक कर सकते हैं। हमने इस पुस्तक में अपने 52 उन साथियों के नाम भी दिए हैं जो लगातार एक अच्छे चिकित्सक के रूप में अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन क्षेत्रों के रोगियों पर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रभाव डाल रहे हैं और समय समय पर हमारे कांटेक्ट में बने रहते हैं, हमसे परामर्श भी लेते हैं। हम नाम तो बहुत लोगों के डाल सकते थे, लेकिन ये वो नाम है जो वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करने में संलग्न देखे जा रहे हैं और इनके परिणाम भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब हमने इसमें एक दिया है पेशेंट का रजिस्टर आप कैसे मेंटेन करेंगे। आपसे क्लिनिकल डाटा मांगा जाता है, बार बार आईडीसी भी क्लिनिकल डाटा के बारे में चर्चा कर रही है, तो क्लिनिकल डाटा के लिए हमारे पास ये पेशेंट रजिस्टर कैसे बनाएंगे, हमने उसका भी एक डिवाइडेशन दिया है। आपकी डिस्पेंसिंग टेबल कैसी होनी चाहिए, यानी आप अपने डिस्पेंसरी में दवाओं को किस क्रम में लगाएंगे, मैंने उसका भी एक मॉडल बना करके इस बुक में दिया है, अगर आप इसको देखे हो खोल के। तो आज यहीं तक हम चर्चा करते हैं। तो आइए, चलने से पहले हम अपना फ़ोन कॉल नंबर 9793252355, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर बता दूं, हमारे बहुत से साथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की डिमांड कर रहे हैं और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जब उनके पास पहुंच गई, मैंने उनके डिमांड पे उनको भेजा, तो कहते हैं सर इसमें जो फार्मूला है कैसे बनाएं, इसका डोज कैसे तय करें, इसको पॉजिटिव दें कि निगेटिव दें। मैं उन साथियों से अनुरोध करूँगा तो वो मेरी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी मंगा लें, क्योंकि ये पार्ट उसी बुक से जुड़ा हुआ पार्ट है। जो बातें उसमें लिखी जा चुकी उन बातों का समावेश इसमें नहीं किया गया है, और जब तक आप दोनों पुस्तकों का अध्ययन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेरे अनुसार एक अच्छे फार्मूले पर कार्य नहीं कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से जो कर रहे हो तो कर ही रहे, लेकिन अगर आप मेरे 450 ml के कन्वर्टेड फार्मूले से पॉजिटिव निगेटिव को अलग करके, टेम्परामेंट को अलग करके, डाइल्यूशन को अलग करके अगर आप अपने रोगी पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दोनों पुस्तकें लेनी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी डिमांड है, आप जो जिस बुक की डिमांड कर रहे हैं मैं आपके पास भेज रहा हूँ। चलते चलाते मेरा फ़ोन पे नंबर 9450563748, हमारा पेटीएम नंबर है 7905882569। आप इन दोनों में से किसी पर भी अपने पेमेंट भेज करके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए 1350, जिसमें पोस्टल चार्ज आपका इंक्लूड है, और हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए 1650, जिसमें आपका पोस्टल चार्ज इंक्लूड है। आप मंगवा सकते हैं, पुस्तक आपके घर पोस्टल एड्रेस पर घर बैठे पहुंच जाएगी, आपको कहीं आने जाने की या किसी दुकान से परचेज करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने बुधवार के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।